हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आजकल जो एक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। आप पहुंचे हैं पार्ट 11 पर। पिछले सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइडेड है, तो आप सीक्वेंस में सबको सुन सकते हैं। आज हम सीखेंगे प्रोसीजर्स एंड पार्ट्स के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये एक्ट में है 40 सेक्शंस, जिन्हें डिवाइड किया गया है 7 चैप्टर्स में। पहले 3 चैप्टर्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, जिसमें है प्रोसीजर्स, पावर्स और ड्यूटीज, जो कि दी गई हैं सारी अथॉरिटीज को जिनका गठन इस एक्ट में किया जाता है। प्रोसीजर और पावर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है सेक्शन 11 में, जिन्हें बोला गया है जनरल पावर्स। दूसरी है पावर्स ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल। ये जो है ये एक रिलीफ है, जहां पर जिस पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है उसे राहत दी जाती है। ये सारी पावर्स है रिलीफ की, जो कि दी गई है सेक्शन 11A में। जो पार्ट्स है सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 में, वो ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 7 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो वहां से आप डिटेल में सीख सकते हैं इन पार्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पार्ट्स आती हैं सेक्शन 11 सब सेक्शन 7 में। तो जो भी लेबर कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो या नेशनल ट्रिब्यूनल हो, एडजुडिकेशन करते समय उन सबके पास पावर्स हैं कि वो ग्रांट कर सकती हैं प्रोसीडिंग्स पर जितना भी खर्चा हुआ वो एक पार्टी को। किस पार्टी को वो सारे खर्चे की भरपाई होगी, क्या अमाउंट होगी भरपाई की, कैसे की जाएगी, इसकी सारी डायरेक्शंस, मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं वो इसके अंदर उनकी मर्जी पर होंगी। ये जो कॉस्ट है इसकी भरपाई सेम उसी तरीके से होती है जैसे एक वर्कमैन अपने एरियर्स यानी पिछली तनख्वाह लेता है अपने एम्प्लॉयर से। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 8। उसमें बोला गया है कि ये जितनी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं उन्हें सिविल कोर्ट का ओहदा दिया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 345, 346 और 348 में ये नियम स्ट्रिक्टली लागू किए गए हैं। और जितने भी मेंबर्स होंगे इन अथॉरिटीज के, वो सारे मेंबर्स होंगे पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब सरकारी अफसर। उनके साथ कोई भी अगर कंपनी का एम्प्लॉयर या कोई और पर्सन बदतमीजी करता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स जो कि आती हैं सेक्शन 11A में। ये पार्ट्स है राहत देने की। जब एक वर्कमैन को नौकरी से निकाल दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया, उस समय अथॉरिटीज कैसे उसे राहत देती हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब लिखे गए हैं सेक्शन 11A में। जहां पर कानूनी कार्रवाई चलती है वहां पर कंडीशनल पावर्स हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास, कि अगर उन्हें यह लगता है कि जो भी वर्कमैन है उसके साथ जो हुआ है, 2 चीजें यहाँ पर बोली गई हैं, या तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है, वो जस्टिफाइड नहीं है, मतलब गलत है वो। उस समय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एक अवार्ड पास कर सकती हैं कि ये जो भी किया गया है वर्कमैन के साथ, उस ऑर्डर को वापस ले एम्प्लॉयर। और अगर केस में ये साबित होता है कि वर्कमैन की कोई गलती है,
वहां पर बोला जा सकता है कि डिस्चार्ज या डिसमिसल ना कीजिए, इसकी जगह कुछ कम पनिशमेंट उसे दे दीजिए। और अगर ये साबित होता है कि वर्कमैन की कोई भी गलती नहीं है, उस केस में वर्कमैन की डायरेक्ट रीइंस्टेटमेंट की जा सकती है। रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है बहाली कर देना नौकरी पर दोबारा से, और नौकरी की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल भी बदली नहीं जाएंगी। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए सबके साथ। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं, जब वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं, मतलब जब वो कानूनी कार्रवाई करती हैं, उस समय कोई भी फ्रेश एविडेंस को केस के अंदर एडमिट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ जो केस की स्टार्टिंग में मटेरियल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए थे, उन्हीं के बेस पर कार्रवाई चलेगी। यहाँ पर ये माना गया है कि कभी कभी एम्प्लॉयर की जो इंटेंशंस हैं वो अनजस्टिफाइड हो सकती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए वो कई सारे सबूत पैदा कर सकता है पैसे के बल पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिकेशन कैसे होती है। देखिए, ऑर्डर्स तो इसमें आते हैं अवार्ड्स के तौर पर, और अगर तो है कंसिलेशन का मामला, फिर सबमिट होती है रिपोर्ट। ये हमने डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा है। तो चाहे तो हो रिपोर्ट, या हो आर्बिट्रेशन अवार्ड, या हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के अवार्ड्स, उन सबको पब्लिश करना जरूरी है। कितने दिनों में पब्लिश करना है? पब्लिश करना है 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन उस अवार्ड को पास किया गया और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उस अवार्ड की एक कॉपी मिली, उस दिन से लेकर आने वाले 30 दिन की एक्सपायरी तक उसको पब्लिश करना इस एक्ट के तहत कंपल्सरी किया गया है। कभी कभी जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो कोई मेंबर ऐसा होता है जो उसके साथ सहमत नहीं होता, यानी है डिसेंट, असहमति। तो वहां पर उस मेंबर को पूरा हक है कि वो अपनी असहमति को जता सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, और उसको भी उस रिपोर्ट के साथ अनेक्चर के तौर पर लगाया जाता है। और जब भी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो चेयरमैन उसके ऊपर साइन करता है। और अगर तो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज की बात, उनका अवार्ड भी राइटिंग में होगा, और जो भी प्रिजाइडिंग अफसर है वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स करेगा। सेक्शन 17A में ये बोला गया है कि जो भी अवार्ड पब्लिश कर दिया गया वो उसके बाद फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह दोबारा से नहीं लगाया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा। अब हम डिस्कस करेंगे इन्फोर्समेंट के रिलेटेड सेक्शंस। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। अवार्ड को लागू करवाना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है। यहाँ पर दो बातें हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कई केसेस में तो उसको लागू करवाती है, और कभी कभी ये डिसाइड करती है कि ये जो अवार्ड है इसको लागू नहीं करवाया जाएगा। सेक्शन 17A में ये बोला गया है कि अगर अवार्ड सही है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो फिट लगता है तो उसे लागू करवाया जाएगा। जिस दिन उसकी पब्लिकेशन हो गई उसके बाद 30 दिन की एक्सपायरी तक उसको जो है लागू करवा दिया जाएगा। पर अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो अवार्ड है ये इनएक्सपीडिएंट है, इनएक्सपीडिएंट का मतलब होता है बेमतलब या व्यर्थ है, वहां पर ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इस अवार्ड को लागू नहीं किया जाएगा। कभी कभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूरा का पूरा अवार्ड ही रद्द कर देती है, कभी उसका कुछ एक हिस्सा। तो यहाँ पर जो 30 दिन की लिमिट है वो लागू ही नहीं होगी, क्योंकि अवार्ड को ही सही नहीं माना गया है। अब बारी आ जाती है बदलाव की। सेक्शन है 17A, सब सेक्शन इसके अंदर दो हैं, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। उसके अंदर ये बोला गया कि जहां पर बदलाव की जरूरत लगती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो बदलाव लाया जा सकता है।
या उसको रिजेक्ट मतलब खारिज भी किया जा सकता है। दिन है यहाँ पर 90। जिस दिन उस अवार्ड को पब्लिश किया उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये डिसीजन लिया जा सकता है, और जब ये डिसीजन लिया उसके बाद उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई होगी, पार्लियामेंट तक भी ये बात जा सकती है, और फिर दोबारा कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर उसको दोबारा से मॉडिफाई करके लागू करवाया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे वो केसेस जो कि वर्कमैन के लिए बहुत ही जरूरी है। सेक्शन आएगा 17 बी। कभी कभी जो एम्प्लॉयर है उसको ये लगता है कि मैं इस अवार्ड को नहीं मानता, मैं तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करूंगा, तो वहां पर वर्कमैन के साथ क्या होगा, चलिए समझ लेते हैं। सेक्शन 17 बी कहता है कि अगर एम्प्लॉयर जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मालिक है वो बहाली के ऑर्डर के ऊपर दोबारा से आवाज उठाना चाहता है तो वो ये कर सकता है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है। पर अगर एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसे जितनी देर तक वो कार्रवाई चलेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उतने टाइम की पूरी वेजेस उसे देनी पड़ेगी वर्कमैन को, साथ ही साथ उसे मेंटेनेंस अलाउंस भी देना पड़ेगा। यहाँ पर एक रूल है, वो ये कहता है कि उतने समय तक वर्कर कहीं और नौकरी नहीं करेगा, और उसी वर्कर को एक एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा कि यही पैसों से उसका घर चलता है, कमाई का और कोई भी सोर्स नहीं है उसका। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हैं वो पर्सन्स जिसके ऊपर अवार्ड और सेटलमेंट जो है वो एक बाइंडिंग है, एक बंदिश है जिसे मानना पड़ेगा। सेक्शन है 18। तो चाहे तो हो सेटलमेंट समझौते की बात, या हो आर्बिट्रेशन अवार्ड की बात, या हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अवार्ड्स की बात, तो जितनी भी पार्टीज हैं चाहे एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों के ऊपर वो लागू होगा। दोनों ही पार्टीज को जो भी आया है ऑर्डर या आया है सेटलमेंट का नतीजा उसे मानना ही पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और सीखेंगे अगला पार्ट। तो तब तक आप भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लेक्चर्स को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर मिलूंगी बहुत जल्द।